यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख चुके हैं और CUET लेवल की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट थे और उनके एप्लीकेशंस जो मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं वो भी इंपॉर्टेंट थे। और अब नेक्स्ट टॉपिक एक बार बेसिक ऑर्गेनिक में जो रह गया है पहले उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर में आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा जो अभी इस लेक्चर में टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। जो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक चलता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आइसोमेरिज्म यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो CUET लेवल पे 12th लेवल पे सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो भी स्कोप में नहीं है। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें जो काम की चीजें हैं CUET लेवल पे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके चल रहे हैं। कौन कौन सी मैकेनिज्म हमें सीखनी है जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात करें इस टॉपिक में रिएक्शन मैकेनिज्म या इसे बोला जाता है टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इस नाम से आप पढ़ते हो टाइप ऑफ मैकेनिज्म। दरअसल बच्चों मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हिंदी में बोला जाता है अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, इसे एक रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट जो है जिस पाथ से होता हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस रास्ते में, उस पाथ में ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट मतलब संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती बनते हैं और इससे होता हुआ ये प्रोडक्ट बनाता है। कहने का मतलब ये हो गया है कि जिस पाथ से होकर के रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिस पाथ से होकर के रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, वो पाथ, वो रास्ता, वो ही कहलाता है रिएक्शन की मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होने वाली है वो ही मैं आप लोगों को ओवरऑल यहां पर सिखा रहा हूं। 4 तरह की मैकेनिज्म्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। हाँ जी, 4 तरह की मैकेनिज्म्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। क्या? 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, 4 तरह की क्रियाविधि। कौन कौन सी है? पहली सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन बोला जाता है हिंदी में। दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन, एडिशन को बोला जाता है योगात्मक, एलिमिनेशन को बोला जाता है विलोपन, और चौथी है रीअरेंजमेंट्स, पुनर्विन्यास। 4 तरह की मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ये मैकेनिज्म क्या है ये मैंने आपको इनिशियल शुरुआत में बता दिया है। जिस पाथ से होकर के रिएक्टेंट अभिकारक उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वो पाथ जो है वो कहलाता है रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब ये पाथ किस रिएक्शन में किस तरह का होने वाला है, इस तरह से अगर हम बात करें तो 4 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन, चौथी रीअरेंजमेंट। चारों का एक बार जनरल इंट्रोडक्शन यही ले लेते हैं। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस में अटैकिंग रिएजेंट जेड, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, इसमें AB प्लस जेड, 2 सब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या होगा? रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बना AZ प्लस B, तो इस रिएक्शन में हुआ है सब्स्टिट्यूशन या
प्रतिस्थापन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यहां पर जेड ने बी को हटा दिया है और खुद इसकी जगह आकर जुड़ गया है। समझ पा रहे हैं आप? ए बी प्लस जेड रिएक्शन हुई, ए जेड प्लस बी ये प्रोडक्ट आया। अगर ये रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अटैकिंग रिएजेंट जेड ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, किसी ग्रुप को या एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का एग्जांपल हो गया। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स पर एडिशन देखी जाती है। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सबस्ट्रेट में, रिएजेंट के दोनों पार्ट मल्टीपल बॉन्ड तोड़ते हुए अटैच हो जाते हैं, ये कहलाती है एडिशन रिएक्शन। इसका जस्ट उल्टा एलिमिनेशन यानी विलोपन के अंदर सबस्ट्रेट में से दो ग्रुप या एटम एलिमिनेट हो जाते हैं। जस्ट एडिशन का उल्टा होता है और मिलता है दैट प्रोडक्ट। और रीअरेंजमेंट की यदि बात की जाए तो इस तरह की रिएक्शंस में कोई एटम या ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, एक्स वाई की जगह चला गया, वाई एक्स की जगह आ गया, यह कहलाता है पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स, चार तरह की मैकेनिज्म्स आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या एडिशन या एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट। और अभी मैं आप लोगों के सामने जो रिएक्शन मैकेनिज्म लेके चल रहा हूं इस लेक्चर में, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने हेडिंग लिख दी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन्हें डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है और इन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में, एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएजेंट ने सबस्ट्रेट पे अटैक किया और उस सबस्ट्रेट में से किसी एटम या ग्रुप को भगा दिया और खुद उसकी जगह आकर जुड़ गया, तो ये हो गया प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अटैकिंग रिएजेंट ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, on the basis of attacking reagent, तीन कैटेगरी इसकी बनाई जा सकती है। अटैक करने वाला रिएजेंट यदि एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक करने वाला रिएजेंट यदि एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि अटैक करने वाला रिएजेंट एक फ्री रेडिकल है तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सबसे पहले नंबर पे, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। जो अटैक करेगा, जो सब्स्टिट्यूशन करेगा सबस्ट्रेट पे आके, जो अटैक करने वाली स्पीसीज है उसके आधार पे नाम दे दिया। और मैं अभी आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत करने वाला हूं, पर मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दी जाती है गिवन बाय द एल्काइल हैलाइड्स, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इन्हें हेलो एल्केन भी कहते हैं, और एंड एराइल हैलाइड्स, जिन्हें हेलो एरीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनके द्वारा दी जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स इस रिएक्शन को देते हैं और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है ARSE मैकेनिज्म।
जबकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है उसका एग्जाम्पल बनता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या एल्केनो का हैलोजनीकरण। तो इस तरह से ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप देखते हो, और तीनों किन किन कंपाउंड्स में यौगिकों में देखी जाती है वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। मैं आपको अब लेके चलता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, जो हमारे इस वीडियो का स्कोप है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या मतलब है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसमें सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाली स्पीसीज कौन होगी? न्यूक्लियोफाइल होगी। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और उसमें से लिविंग ग्रुप को निकाल देगा और खुद उस जगह जुड़ जाएगा। तो ये पूरा कहलाया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली ही बात मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूं कि इस तरह की रिएक्शन में हम जो देख रहे हैं, यहां पर जो देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए मैं आपको बता रहा हूं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गिवन बाय एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स RX, इसके ऊपर डाल दिया न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल, और ये प्रोडक्ट बन गया और X माइनस निकल गया। तो एक केमिकल रिएक्शन कि जब एल्काइल हैलाइड, RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, X को निकाल दिया, खुद जुड़ गया, क्या कहलाया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को सीखना है। यहां से क्वेश्चन आता है, CUET में भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अब इस तरह की रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या हो सकती है? तो अगर सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल में शुरुआत में ही बता चुका हूं GOC के अंदर, सो मेरे हिसाब से उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ जी, आप ऑलरेडी उसे सीख चुके हो। न्यूक्लियोफाइल के ढेर सारे एग्जाम्पल आप वहां चेक कर सकते हो, जैसे वाटर, अल्कोहल, साइनाइड, एजाइड एटसेट्रा, यहाँ डाले जा सकते हैं, यहाँ जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए मैकेनिज्म की, तो मैं लिखता हूं 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। क्रिया विधि 2 तरह की, कौन कौन सी? SN1 एंड SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में इसे SN बोल सकते हैं, S for substitution, N for nucleophilic, 2 type of mechanisms, SN1 and SN2। दोनों में कैसे रिएक्शन होगी, किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा? देखो, रिएक्टेंट तो ये रहे, अभिकारक, और प्रोडक्ट ये रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 तरह की मैकेनिज्म, SN1, SN2। सबसे पहले SN1, पूरा नाम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म में क्या होता है समझिएगा, रिएक्शन यही होगी, पर कैसे ये बनेगा? SN1 से अगर होगी तो कैसे बनेगा, और SN2 से होगी तो कैसे बनेगा, वो सिखा रहे हैं। 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या? 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहली बात,
2 स्टेप है तो स्टेप नंबर 1 डिसोशिएशन स्टेप क्या होता है? एल्काइल हैलाइड CX बॉन्ड क्लीवेज होता है, X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बोकेटायन R प्लस बनता है एल्काइल कैटायन, और X माइनस निकल जाता है। SN1 से यदि रिएक्शन कंप्लीट होगी तो पहला स्टेप ये होगा जो इसका स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS। तो स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसमें कि रेट निकाली जाती है, अभिक्रिया की दर निकाली जाती है, उस स्टेप में नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। अगर SN1 से प्रोडक्ट बनता है तो देखो ना, रिएक्शन तो ये रही। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आप इसे पूरा देखोगे, और मैंने आपको SN1 SN2 यही करा दी मैकेनिज्म में। मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, और उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 2 तरह की मैकेनिज्म। इसमें पहली SN1, दूसरी SN2। SN1 से यदि ये प्रोडक्ट बनेगा तो पहला स्टेप डिसोसिएशन होगा, स्लो RDS। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल का रोल ही नहीं, केवल एल्काइल हैलाइड बॉन्ड क्लीवेज, ट्रू कैटायन। हाँ स्टूडेंट्स, ट्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, IM मतलब इंटरमीडिएट, ये बन के आएगा। पहला स्टेप ये हो गया, और बहुत ही आसानी से स्टेप नंबर 2 में जो कैटायन अभी हमने स्टेप 1 में बनाया था, इस पर अब आके नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, डेफिनेटली अटैक करेगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा। जो स्टेप 2 है वो थोड़ा फास्ट स्टेप है, फटाफट होगा, जबकि स्टेप 1 जो है वो स्लो स्टेप है, स्लो होगा, बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है यहां पे। बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, इसीलिए स्टेप 1 स्लो है, स्टेप 2 फास्ट है। तो SN1 से यदि ये रिएक्शन होगी तो 2 स्टेप में ये प्रोडक्ट बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट है रेट, अभिक्रिया की दर। वो किस पे निर्भर करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? वो RDS पे डिपेंड करेगी, और RDS में केवल और केवल सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हो रहा। दैट मींस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इसका मतलब अगर SN1 से रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन की जो रेट है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक, और अगर ये केवल इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी तो इसको बोला जाता है इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने की वजह से ही इसे SN1 कहा जाता है, 1 यूनिमॉलिक्यूलर फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एकाणुक हिंदी में बोला जाता है। मेरे हिसाब से आपको रेट का भी पता चल गया। इसका मतलब एक स्टेटमेंट और क्या कहेंगे? रेट इज नॉट डिपेंड on the concentration of nucleophile। नाभिक स्नेही की सांद्रता पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर SN1 की रेट डिपेंड नहीं करती। उसको आप कितना ही बढ़ाओ घटाओ, SN1 की रिएक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी SN1 के लिए, और अगर कम करोगे तो रेट भी
कम हो जाएगी। रेट का मतलब रिएक्शन की रेट है, अभिक्रिया की दर है। दूसरा फैक्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा फैक्ट ये कहता है रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता अभिक्रिया की, रिएक्टिविटी फॉर SN1 reactions, reactivity for SN1 reactions depends on the stability of cation. हाँ, इसका मीनिंग क्या है? अरे भाई, एल्काइल हैलाइड स्लो RDS स्टेप में बॉन्ड डिसोशिएट होके ट्रू कैटायन बन रहा है। ये कैटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना ही आसानी से CX बॉन्ड टूट जाएगा, उतना ही आसानी से CX बॉन्ड टूटेगा तो अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया है कि इन एल्काइल हैलाइड्स के लिए रिएक्टिविटी SN1 के लिए इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था। कहां पे? इंडक्टिव इफेक्ट में, जो क्या आता है ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड्स की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है SN1 के लिए? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को फैक्ट अफेक्टिंग में भी ये चीज सिखा दूंगा। सो मेरे हिसाब से ये एक और फैक्ट आप लोगों को SN1 का समझ में आ गया होगा। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि SN1 रिएक्शन को एक कायरल सेंटर पे करवाएं, हाँ, SN1 ऑन कायरल सेंटर, ये क्या होता है आगे आपको सिखाया जाएगा। कायरल सेंटर पे करवाएं, देन इन द प्रोडक्ट रैसेमिक मिक्सचर। तो ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो है NCERT में दिए हुए हैं, मैं आप लोगों से आगे शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये मैंने बात करी आप लोगों से, अगर SN1 कायरल सेंटर पे करवाई जाती है तो रैसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट में बनता है, इनएक्टिव होता है। क्लियर? पर ये वाली चीज आपके अभी समझ नहीं आएगी, ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल SN1 का इंट्रोडक्शन हो गया है, अब आपको लेके चलते हैं दूसरी मैकेनिज्म SN2 की तरफ। पूरा नाम बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, SN1 आपने पढ़ा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 स्टेप में होती है। SN1 की स्पेशलिटी क्या है वो आपने सीखी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स अगर ले लें तो रिएक्टिविटी जो है वो कैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। यहां से क्वेश्चन आता है। अब SN2 में क्या होगा? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। बाइमोलिकुलर का मतलब होता है द्विअणुक, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का क्या मतलब है? एल्काइल हैलाइड पर स्लो RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। ध्यान देना, इस सिग्मा बॉन्ड का बैक साइड पर एंटी बॉन्डिंग यदि मैं ऑर्बिटल दिखाऊं, जिसे मैं बोलूं एम्प्टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, हर सिग्मा का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है होता है। इस एल्काइल हैलाइड में इस सिग्मा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग इसके बैक साइड है। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करता है, अटैक करता है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है स्लो RDS में। जबकि बच्चों SN1 के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। SN1 में न्यूक्लियोफाइल स्लो RDS में उसका कोई रोल ही नहीं था। SN1 में तो CX बॉन्ड टूट रहा था और कैटायन बन रहा था। 2 स्टेप में हो रही है।
जबकि SN2 एक ही स्टेप में हो रही है, बैक साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल और फ्रंट साइड से X निकल रहा है। जब ऐसा होता है तो कुछ इस तरह का प्रोसेस आप देखोगे कि X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है स्टूडेंट्स और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इससे जुड़ रहा है। तो क्या बन के आती है? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो SN2 में क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, TS बोलते हैं शॉर्ट में। SN1 में कैटायन बन रहा था, 2 स्टेप में हो रही थी। SN2 में कोई कैटायन नहीं बन रहा है, 1 स्टेप में हो रही है, बैक साइड अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, फ्रंट से X निकल गया, बैक से नाभिक इसने न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया। ये SN2 जो एक स्टेप में हो रही है वो आपने सीखी। अब बारी आती है कि अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स यदि हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, चलो रिएक्टिविटी की बात तो बाद में आएगी, सॉरी वो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, पर सबसे पहले रेट को कंपेयर करें। स्लो RDS में एल्काइल हैलाइड भी काम आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी यूज में आ रहा है। काइनेटिक्स कहती है रेट और फॉर SN2 is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile, which means it follow second order kinetics. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने की वजह से ही इसे SN2 मैकेनिज्म बोला जाता है। दूसरा फैक्ट क्या कहता है? दूसरा फैक्ट ये कहता है कि रेट फॉर SN2 डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर स्टीयरिक रिपल्शन पे डिपेंड करती है, स्टीयरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। इसका क्या मतलब है वो आप सीखें कि बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है एल्काइल ग्रुप पर। यहां पर बैक साइड अटैक करते वक्त नाभिक स्नेही को कब परेशानी होगी? न्यूक्लियोफाइल को जब यहां स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, बड़े ग्रुप्स यहां अटैच होंगे और अगर स्मॉलर ग्रुप अटैच है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। तो अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो, मैं कहता हूं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में स्टीयरिक रिपल्शन ज्यादा, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में और कम। तो अगर यहां पर रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो वो जस्ट उल्टा आता है ऑर्डर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। किसके लिए? SN2 के लिए, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जरा ध्यान देना, SN1 के लिए उल्टा था 3 to 1, जबकि SN2 के लिए उल्टा है 1 to 3। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। और स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ये कहते हैं कि यदि रिएक्शन को काइरल सेंटर पे करवाया जाए, SN2 ऑन काइरल सेंटर, तो प्रोडक्ट में वाल्डन इन्वर्जन मिलता है। अब ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट में वाल्डन इन्वर्जन, SN1 के अंदर क्या मिल रहा था? काइरल सेंटर पे रिएक्शन करवा रहे थे तो रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा था इनएक्टिव, जबकि SN2 में वाल्डन इन्वर्जन। ये क्या होता है ये अगले लेक्चर में आप सीख जाओगे बढ़िया तरीके से। तो मेरे हिसाब से SN2 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने सीख लिए। हाँ, अब मैं आपको लेके चलता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ, जहां से एग्जाम में सवाल बनता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से फैक्टर हैं
जो SN1 और SN2 को प्रभावित करते हैं। पहला है मेन फैक्टर सबस्ट्रेट की नेचर। सबस्ट्रेट की नेचर, सबस्ट्रेट यानी अभिकारक की नेचर। और इस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने, मैं ऐसा करता हूं, 4 तरह के सबस्ट्रेट लिख देता हूं। पहला मैंने लिया मिथाइल हैलाइड, दूसरा मैंने लिया 1 डिग्री प्राइमरी, तीसरा मैंने लिया 2 डिग्री सेकेंडरी, और चौथा मैंने लिया 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अगर हम यहां पर SN1 की रेट को कंपेयर करें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करने पर आप देखोगे मिथाइल से 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ आप मूव करोगे। SN1 का कॉन्सेप्ट कहता है हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा स्लो RDS में। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा? 3 डिग्री में। तो लेफ्ट से राइट चलने पर SN1 की रेट, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? रिएक्टिविटी। तो इन चारों में सबसे बेस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल। और अगर हम रिवर्स चलें, उल्टा चलें, उल्टा चलने से क्या मतलब है? रिवर्स चलने से क्या मीनिंग है? 3, 2, 1 और फिर मिथाइल हैलाइड की तरह। तो SN2 के लिए रेट इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस घटता जा रहा है हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है। अब आप वापस एक बार SN1 और SN2 के कॉन्सेप्ट को पकड़िए। पहले तो जनरल रिएक्शन 2 तरह की मैकेनिज्म से हो सकती है, SN1 से भी और SN2 से भी। कब, किस वक्त, किस पे कौन सी मैकेनिज्म होगी डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड की नेचर पे, हैलोजन की नेचर पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर SN1 हो रही है तो आप देखो ना किस तरह से होगी। स्लो RDS में बॉन्ड टूटेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन स्टेबल बनेगा तो SN1 की रेट ज्यादा, और वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल हो। वही मैंने आपको सिखाया। जबकि SN2 में बैक साइड अटैक होगा, और बैक साइड अटैक इस कार्बन पे जो स्टीयरिक फैक्टर है उस पर निर्भर करेगा। इस पर जितना कम स्टीयरिक फैक्टर उतना आसानी से बैक साइड अटैक, उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा, और वो आप देख रहे हो इसमें सबसे कम है। जैसे जैसे एल्काइल की संख्या बढ़ती जा रही है स्टीयरिक फैक्टर बढ़ रहा है। तो इधर से इधर SN2 बढ़ेगी और इधर से इधर SN1 बढ़ेगी। SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 मैं लिखा चुका हूं, और SN2 के लिए 1 to 3 वो भी मैं लिखा चुका हूं। सबस्ट्रेट की नेचर समझ में आ गई। NCERT में एक और टाइप का सबस्ट्रेट डाला हुआ है एलाइल और बेंजाइल हैलाइड। ये दोनों ही सबस्ट्रेट SN1 बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी के साथ देते हैं, क्योंकि दोनों ही सबस्ट्रेट में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है जो रेजोनेंस यानी के अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। एलाइल और बेंजाइल कैटायन अपने आप में हाईली स्टेबल कैटायन है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये दोनों सबस्ट्रेट्स भी SN1 के लिए बेस्ट रिएक्टिव माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? गुड। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है?
हैलोजन जो लीव कर रहा है, जो लीव कर रहा है वो क्या है? लिविंग ग्रुप है। कौन? हैलोजन। ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो X निकल रहा है वो है लिविंग ग्रुप, और SN1 और SN2 दोनों के ही स्लो RDS स्टेप में X निकल रहा है। केमिस्ट्री कहती है जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी योग्यता लीव करने की ज्यादा होगी, वो आसानी से निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। और हैलोजेंस की लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जो क्रम आता है, सीक्वेंस आता है, वो आता है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। देख लीजिए, स्टेबल एनायन is a good living group. That concept is work. और स्टेबल एनायन आयोडाइड है, फ्लोराइड कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन है। तो इस हिसाब से एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड, इन चारों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दोनों तरह की मैकेनिज्म के लिए, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी, क्योंकि दोनों की ही स्लो RDS में, SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन की स्लो RDS में लिविंग ग्रुप निकलता है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी रिएक्टिविटी देखी जाएगी। ठीक है। सो मेरे हिसाब से नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी आपको समझ में आ गया है। और अब ये जब आपको समझ में आ गया है तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। 3 एल्काइल हैलाइड्स आपके सामने बनाए हुए हैं और इसमें पूछा गया है SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी आप SN2 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालोगे आप स्टीयरिक फैक्टर को चेक करोगे। SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो आप चेक कर लो ना कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड कौन सी नेचर का है। अगर आपको नेचर चेक करना आता है तो ये 2 डिग्री है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक कर लो, ये भी 2 डिग्री है। और बच्चों ये भी 2 डिग्री है। तो ये तो समस्या हो गई, तीनों ही 2 डिग्री आ गए, तीनों की ही समान क्रियाशीलता होगी? नहीं, इस वाले 2 डिग्री के पड़ोसी कार्बन में हिंड्रेंस ज्यादा है, त्रिविमीय बाधा ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता इन दोनों से कम होगी। इसका मतलब 3 सबसे कम रिएक्टिव होगा अगर आप स्टीयरिक फैक्टर के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक, यहां हिंड्रेंस ज्यादा। ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में हैलोजन अलग अलग है। इसका मतलब यहां पर हैलाइड चेंज कर दिया। और किस हैलोजन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होती है? ब्रोमीन की। तो रिएक्टिविटी इन दोनों में ब्रोमीन वाले की ज्यादा होगी। ऑर्डर आएगा 213। ये है इन तीनों एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सी अभिक्रिया के लिए, कौन सी मैकेनिज्म के लिए? SN2 के लिए। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। पूरे वीडियो को ढंग से चेक करो, पूरे वीडियो को ढंग से देखो। SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का रोल क्या है वो चेक करो। और अब इन केसेस को देखो, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन के। दूसरा केस एनसीईआरटी से लिया गया है। हाँ, दोनों ही एल्काइल हैलाइड्स है। SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले चेक कर लो। ये वाला एल्काइल हैलाइड कैसा है? 1 डिग्री। ये वाला कैसा है? 2 डिग्री। 1 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। हाँ,
इसका मतलब 1 की रिएक्टिविटी 2 से ज्यादा आएगी। आ रहा है समझ में? फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा होगी SN2 के लिए। अभी SN2 की बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल, थर्ड केस ये रहा। तीसरा वाला जो एग्जांपल है वो ये रहा। 2 एल्काइल हैलाइड है और SN2 के लिए रिएक्टिविटी को पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स दोनों में आप पहले चेक करो, SN2 के लिए पूछा है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो फिर दोनों सेम, लेकिन यहां हेलोजन आयोडाइड है, यहां Cl है। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है? आयोडीन। इसका मतलब फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा आएगी। चलिए नेक्स्ट जो केस है ब्रोमोब्यूटेन के केस है। ब्रोमोब्यूटेन वाले केस में SN1 और SN2 दोनों को कंपेयर करना है। एनसीईआरटी का केस है, मैं बताता हूं। एक तो लिया फर्स्ट मॉलिक्यूल नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, दूसरा लिया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। हाँ, नीचे की तरफ बना देता हूं। और तीसरा हमने लिया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और चौथा हमने लिया टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। चारों को मैंने नंबरिंग दे दी। 2 इसको दे दी, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। चारों एल्काइल हैलाइड्स हैं, चारों में हेलोजन ब्रोमीन है, हेलोजन चेंज नहीं है, केवल एल्काइल की नेचर चेंज है। और हमें यहां पर देखना है SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। पहले तो हम ये डिग्री असाइन कर लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। SN2 का कॉन्सेप्ट कहता है स्टीयरिक फैक्टर 1 डिग्री में कम, 2 डिग्री में ज्यादा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा। इस हिसाब से SN2 के लिए एक ऑर्डर तो हमारे सामने आ गया है, फोर्थ सबसे कम, थर्ड उससे ज्यादा। और बच्चों 1 और 2 में 2 वाले में फैक्टर ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्टीयरिक रिपल्शन कंपैरेटिवली 1 दिखाई दे रहा है, साफ साफ बड़ा ग्रुप है। तो 1 2 3 4 दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2। ये चारों एल्काइल हैलाइड्स। अब आ रही आती है SN1 की। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए पीछे वो सब SN2 के थे। हमने स्टीयरिक फैक्टर त्रिविमीय बाधा का रोल देखा, बैक साइड अटैक कितना आसानी से होगा हमने ये चेक किया। SN1 में ये चेक नहीं करना। SN1 में आपको हेलोजन को निकाल के बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है, और वो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री फोर्थ में, फिर 2 डिग्री थर्ड में, और उसके बाद यहां दोनों में इक्वल कैटायन बनेगा 1 डिग्री। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी को चेक करो, एक तो यहां वाला कैटायन बच्चों और एक कैटायन यहां वाला, ब्रोमीन को निकाल देना, दोनों कैटायन बनाना, और उसके बाद स्टेबिलिटी को चेक करोगे तो आइसोप्रोपिल का प्लस आई इफेक्ट नॉर्मल प्रोपिल से ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने? आइसोप्रोपिल का प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नॉर्मल प्रोपिल से ज्यादा देखा गया है।
एंड इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलें तो ऑर्डर आता है 2 की रिएक्टिविटी 1 से ज्यादा, क्योंकि यहां वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जीओसी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस मैकेनिज्म में देखो कैसे कोरिलेट हो रहा है। कंपटीशन का सवाल यहां से उठता है। ये सारे के सारे केसेस एनसीईआरटी 12th लेवल के बुक से ही उठाए हैं, चेक कर लेना एनसीईआरटी 12th के चैप्टर में। और ये ऐसे ही सवाल कंपटीशन में सीयूईटी में बनते हैं, लेकिन ये कब सॉल्व होंगे? जब आपका बेसिक क्लियर है। इसीलिए बेसिक पर इतनी मेहनत की है, अदरवाइज डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देते। अगर आप प्लस आई माइनस आई नहीं जानते, आप ये सब चीजें नहीं पढ़ते, तो आप ये कैसे कर पाते? नहीं कर पाते। ध्यान देना, नेक्स्ट केस जो है उसमें भी मैंने 4 एल्काइल हैलाइड्स लिए हैं और चारों के लिए मैंने रिएक्टिविटी को कंपेयर किया है। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक फिनाइल की जगह मिथाइल ग्रुप है। और अब आपसे पूछा गया है SN1 और SN2 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप सबसे पहले डिग्री असाइन करो। ये 1 डिग्री है, बेंजाइलिक है। ये 2 डिग्री है, डबल बेंजाइलिक है। बच्चों आपको पता होना चाहिए पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। और मिथाइल तो आप जानते ही, ये वाला भी 2 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 और 3 ऑर्डर में हमें पता है कहां रहने वाले हैं, SN1 और SN2 में। जो 2 डिग्री है इनको कंपेयर कर लो बस। ये वाले 2 डिग्री में फिनाइल का रेजोनेंस, मिथाइल का प्लस आई। फिनाइल का रेजोनेंस, फिनाइल का रेजोनेंस, ये मैं बात कर रहा हूं SN1 के लिए। तो बच्चों SN1 के लिए कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि 4th सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, रिएक्टिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री कैटायन हाईली स्टेबल होगा, स्टीयरिक मोर स्टेबल कैटायन। नाउ 2 डिग्री में यदि आप आपस में कंपेयर करो तो डबल रेजोनेंस डबल बेंजाइलिक कैटायन इज मोर स्टेबल, इसीलिए 2 की रिएक्टिविटी 3 से ज्यादा आएगी SN1 के लिए। ये वाला कैटायन कंपैरेटिवली इससे कम स्टेबल होगा, ये वाला कैटायन इससे ज्यादा स्टेबल होगा, और बेंजाइलिक सबसे कम है ही, तो ये 1। SN2 इसका जस्ट उल्टा आएगा, क्योंकि डबल पीएच 2 बेंजीन बड़े ग्रुप है, कंपैरेटिवली मिथाइल छोटा ग्रुप है। तो स्टीयरिक फैक्टर किसमें ज्यादा आ गया? 2 में। 3 में कम, तो SN2 के लिए 3 की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी 2 से ज्यादा है। लेकिन 1 डिग्री तो सबसे ज्यादा चैंपियन होगा ही होगा, फर्स्ट, फिर 3, फिर 2, फिर 4। आप देख रहे हो ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है कि SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको उल्टा जस्ट SN2 चल रहा है, पीछे भी यही ट्रेंड चल रहा है। केस समझ में आ रहा है? लास्ट एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को, ये वाला केस। SN1 की रिएक्टिविटी पूछी गई है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यहां पीएच का प्लस आर है, यहां मिथाइल है, तीनों प्लस आई है, तो 1 की रिएक्टिविटी फिर 3 की रिएक्टिविटी। 1 सबसे मोस्ट, फिर 3, दोनों 3 डिग्री के टाइन बनाएंगे। अब 2 डिग्री में लिविंग ग्रुप एबिलिटी, वो भी आर की ज्यादा, Cl की। डिक्रीजिंग ऑर्डर SN1 का आपके सामने है। क्लियर? ये बातचीत हो चुकी है SN1 और SN2, फैक्टर अफेक्टिंग, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। अगले लेक्चर में आप लोगों को स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स और आगे की कुछ मैकेनिज्म शेयर करेंगे।
और फिर हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।